लास्ट क्लास में तुम्हें वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स पढ़ा दिया गया था। तो वेरिएबल पे कुछ क्वेश्चंस भी हो गए थे। आज अपने को नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना है वर्क डन बाय, या फिर ऐसे समझो एरिया अंडर फोर्स डिस्प्लेसमेंट कर्व। देखना ध्यान से ये क्या है। हेडिंग लिखना एरिया अंडर फोर्स डिस्प्लेसमेंट कर्व। एरिया अंडर फोर्स डिस्प्लेसमेंट कर्व। इसे मैं बहुत आसान एक सिंपल एग्जांपल से स्टार्ट करूंगा। जैसे तुम्हें याद होगा कि डिस्प्लेसमेंट इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ वी डी टी अपन लिखे थे क्या, याद करो। चेंज इन वेलोसिटी ए इंटू डी टी लिखा था। बाद में इसी को अपन ने क्या कहा था कि एरिया अंडर वी टी ग्राफ या कर्व, याद है क्या। इसी को अपन क्या कहते हैं, एरिया अंडर ए टी कर्व, याद है क्या। तो सिंपल समझ में आता है कि इंटीग्रेशन में जब दो टर्म का मल्टीप्लीकेशन हो या इस तरीके का टर्म बने तो ये कुछ नहीं एरिया ही है, ये अपने को पहले से भी पता है, ठीक है। तो सिमिलरली यदि मैं वर्क डन के लिए देखूं ध्यान से फॉर्मूला, तो मुझे दिखता है एफ इंटू डी एस या डी एस कुछ भी कह लो। तो मैं कह सकता हूँ कि एफ एक्स का जो एरिया होगा वही एरिया क्या देगा मुझे, वर्क डन, है ना। तो यहाँ से मुझे आइडिया लगा कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का एरिया मुझे क्या देने वाला है, वर्क डन। जैसे वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट का एरिया क्या दे रहा था, डिस्प्लेसमेंट एक्सेलरेशन dt का जो एरिया था, टाइम का एरिया था, वो क्या दे रहा था, चेंज इन वेलोसिटी। वैसे ही फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट का एरिया क्या देगा, वर्क डन, ठीक है। देखते हैं कैसे काम करता है ये। देखो ये सिंपल अपने पास एक किस तरीके का ग्राफ है, दो तीन ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूं, उससे कुछ आइडिया लगेगा। एक ये ग्राफ है और एक ये ग्राफ है। सिंपल समझो, है ना। ये तीन अपने पास ग्राफ है। y एक्सिस में फोर्स माना हुआ है, इधर अपन ने x माना हुआ है, x यानी डिस्प्लेसमेंट f, और इधर x। सिमिलरली इधर f और इधर है अपने पास x। ध्यान से देखना, इसके अंडर का यदि मैं एरिया देखूं, इसके अंडर का एरिया, तो इसके अंडर का एरिया कुछ इस तरीके का है, ये एरिया। इधर एरिया देखो तो एक तो एरिया ये रहा, और एक एरिया है अपने पास ये वाला, सपोज करो। और इसमें ये कंप्लीट एरिया ये रहा। जैसे कि तुम्हें पता है कि एक्सिस के ऊपर के एरिया को पॉजिटिव लेना है, एक्सिस के नीचे के एरिया को नेगेटिव लेना है, तो उस हिसाब से अपन देखें तो क्लियरली दिख रहा है अपने को कि जो ये एरिया है ना, ये कैसा रहने वाला है, पॉजिटिव। ये एरिया कैसा रहने वाला है, पॉजिटिव। मतलब इसका जो वर्क डन होगा ये कैसा होगा, पॉजिटिव, ठीक है। सिमिलरली इसका जो वर्क डन होगा वो कैसा होगा, पॉजिटिव, और इसका जो वर्क डन होगा वो कैसा होगा, नेगेटिव। क्या है वर्क डन इसका, नेगेटिव, ध्यान से। और इसका वर्क डन कैसा होगा, पॉजिटिव। तो सिंपल समझ में आता है, एरिया अंडर फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट ग्राफ क्या देगा, वर्क डन। और एक्सिस के ऊपर होगा पॉजिटिव वर्क डन, एक्सिस के नीचे होगा तो नेगेटिव वर्क डन। सिंपल नोट करना। नोट कर लेना, डन का मैसेज कर देना।
देखना, इस पे एक एग्जांपल देखेंगे अपन। देखना एग्जांपल, फोर्स डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ गिवन है, इस तरीके का ग्राफ है, इस एक्सिस पे फोर्स और इस एक्सिस पे डिस्प्लेसमेंट। इधर 0, इस तरफ 10, इधर 25 और इधर है मान लो 30। ठीक है, 25 है, 30 है। इधर का कोऑर्डिनेट है 20, फोर्स न्यूटन में, डिस्प्लेसमेंट है मीटर में। तुमसे पूछा गया है फाइंड वर्क डन ड्यूरिंग डिस्प्लेसमेंट ड्यूरिंग, पहला कंडीशन है x इक्वल्स टू 0 टू x इक्वल्स टू 30 मीटर। दूसरा x इक्वल्स टू 5 टू x इक्वल्स टू 35 मीटर। एंड तीसरा x इक्वल्स टू 10 टू x इक्वल्स टू 40 मीटर्स। करो सर, तीन अलग अलग क्वेश्चन है। सर नीचे हाइट कितनी है? वो तुम्हें खुद सॉल्व करना है, ये इस टाइप के क्वेश्चन अपन ने पहले भी किया हुआ है। ठीक है, एक स्ट्रेट लाइन है, स्लोप एक ही होगा, उसके हेल्प से करो सॉल्व नीचे का कोऑर्डिनेट।
आया क्या? फर्स्ट का आंसर कितना आया 0 से 30 के लिए बताओ। थ्री 40 जूल। ठीक है, देखते हैं। नीचे का एरिया नेगेटिव होगा, ये ध्यान रखना है ना, मिस्टेक मत करना। एक्सिस के ऊपर का एरिया पॉजिटिव, एक्सिस के नीचे का एरिया नेगेटिव। देखो, इसे एरिया A1 कहते हैं, ये है एरिया A2, और इधर है एरिया A3। मैं पहला क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ 0 to 30 मीटर के लिए। तो सबसे पहले अपन A1 को सॉल्व करते हैं। तो A1 क्या आएगा देखना ध्यान से। तो A1 इक्वल टू, मैं डायरेक्ट लिखूं 200। A2 कितना आएगा? तो सिंपल हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो यहाँ पे सिंपल अपने को दिख रहा है 150। एंड A3 यदि अपन लिखते हैं तो कितना आएगा? हाफ इंटू 5 इंटू, अब ये मुझे कोऑर्डिनेट सॉल्व करना होगा। ये कोऑर्डिनेट कितना होगा? तो देखो 20 डिवाइड बाई 15, डायरेक्ट लिख रहा हूँ। हाइट है कितना? 20, बेस है कितना? 15। अब मुझे हाइट नहीं पता बट बेस पता है 5। इससे कैंसिल होगा और y कितना आएगा? 20/3 विद माइनस साइन, राइट। तो 20/3 आ जाएगा, इससे कैंसिल होगा 10, तो यहाँ से आएगा 50/3। देखो कैलकुलेशन। तो मैंने A1 A2 A3 सॉल्व कर लिया, ठीक है। हाँ, अब मैं वर्क डन देखता हूँ फर्स्ट केस के लिए। वर्क डन बाई फोर्स F क्या करना चाहिए मुझे? सिंपली A1 प्लस A2 माइनस A3 करना चाहिए, क्योंकि A3 तो नेगेटिव है। A1 है कितना? A1 सिंपल 200 है। A2 कितना है बताओ? 150 है। और A3 कितना है? तो 50/3। यहाँ से आ जाएगा 350 माइनस 50/3। सिंपल मल्टीप्लीकेशन कर दो तो 10, 50 माइनस 50/3। सही है ना? तो यहाँ से आ जाएगा 1000/3 आ रहा है मेरा। तो क्या 1000/3 आंसर है? क्या क्या आ रहा है तुम्हारा? 1000/3 आ रहा है सॉल्व करने के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से करो। 5 से 35 तक, 5 से 35 मीटर तक जल्दी से बताओ वर्क डन। 100/3, ओके। एथ एरिया, अच्छा A3। देखो A3 कैसे अपन ने सॉल्व किया। तो ये बताओ कि ये हाइट अपने को नहीं पता है, राइट, ये वाला। अब ये हाइट को मैंने y मान लिया, ये y मान लिया। ध्यान से देखो, एक के स्ट्रेट लाइन है तो स्लोप तो एक ही होगा ना। तो मैंने इसके लिए tan थीटा लिखा ऊपर। तो देखो परपेंडिकुलर है कितना? 20, बेस है कितना? 15। तो यहाँ से सिंपल 20/15 अपन इधर लिखा, देखो ध्यान से। अच्छा, इसके लिए हाइट y और बेस कितना? 5। तो यहाँ से मैंने y सॉल्व कर लिया, कितना? -20/3। अभी बस एक सिंपल ट्राइंगल है ना? बिल्कुल सही। सेकेंड एंड थर्ड जल्दी से करो। ये मैं तुम लोग का आंसर ही चेक करूंगा, मतलब आपस में सही है तो ठीक है। सेकेंड एंड थर्ड का आंसर बताओ।
100/3 कॉमा 0, ओके। थर्ड का 0 तो होगा, ये तो मुझे दिख गया। बस सेकंड का कैलकुलेशन कर लो जल्दी से, फिर आगे बढ़ेंगे। सभी का सेम आंसर आ जाए तो बता देना, फिर आगे बढ़ेंगे। सेकेंड का आंसर 100/3 ही है क्या? सॉल्व करना हो तो बोलो जल्दी से, नहीं तो फिर अपन आगे बढ़ेंगे। सेकेंड बता दीजिए, ठीक है सेकेंड बता देता हूँ। देखना ध्यान से, सेकेंड बताता हूँ। देखना, 5 से 35 तक सॉल्व करना है, तो 5 कहीं यहाँ पे होगा पहली बात तो, ठीक है। एंड 35 अपन इसे और आगे एक्सटेंड करते हैं और मानते हैं कि 35 अपना यहाँ से यहाँ तक का है, ठीक है। ये रहा अपने पास 35। तो क्या मैं ये कोऑर्डिनेट सॉल्व कर सकता हूँ? कैसे करेंगे? सेम वैसे ही जैसे पहले किया था। 20/15 इक्वल्स टू y/10 हो जाएगा इस बार, ठीक है। तो y कितना आएगा? इधर से 3 करो, इधर 2 करो, 40/3 आएगा क्या? y देखो, y कितना आएगा? 40/3। तो -40/3 आ गया। अब एरिया सॉल्व कर लेते हैं A3। देखो A3 कितना होगा? A3 सिंपल होगा हाफ इंटू बेस, बेस है 10 के बराबर, हाइट है 40/3 के बराबर, इससे कैंसिल 20, यानी कि 200/3 आएगा। 200/3 A3 आएगा। अब यदि मैं टोटल वर्क डन देखूं, टोटल वर्क डन बाय फोर्स F, तो मैं क्या लिखूंगा? एरिया 1 का हाफ, क्योंकि मुझे 5 मीटर से स्टार्ट करना था, प्लस A2 और माइनस A3 करेंगे। अच्छा A2 कितना है? 100, मतलब A1 100 है, उसका हाफ हो जाएगा, 200 का हाफ 100। A2 कितना? 150, इस तरफ है कितना? 200/3। सॉल्व करो, 250 माइनस 200/3, तो यहाँ से कितना आएगा? 750 माइनस 200/3। देख लेना कैलकुलेशन, ठीक है। फिर इधर आएगा 650, सॉरी 550/3, 550/3 आएगा आंसर। देखो एक बार कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक है तो बताओ। 5 से 50 35 था, ये 5 है, देख लो 0 नहीं है। तो इसका आंसर है 550, यही आया बिल्कुल सही, 550/3 जूल। एंड थर्ड तो बहुत आसानी से चेक कर सकते हो, 10 से 40। तो देखो 10 से 40 इधर का गैप कितना है? 15 का, और इधर का भी गैप 15 का होगा जब इसे तुम 40 कर दोगे तो इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव, तो सेम एरिया इनक्लोज होगा पॉजिटिव नेगेटिव में, तो समीशन कितना हो जाएगा? 0। सही है ना? क्या मैं आगे बढ़ूं क्या? किसी को कोई डाउट तो नहीं है इस क्वेश्चन में? क्या इस टाइप के क्वेश्चन एक दो और लेने हैं क्या, फिर आगे बढ़ूं?
इस टाइप के क्वेश्चन एक दो और सॉल्व करें, आगे बढ़े, जल्दी बताओ। चलो ठीक है, नेक्स्ट एक और, ठीक है एक और कर लेते हैं। देखना, एक अच्छा क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर हटाते हैं। इधर फोर्स और इधर डिस्प्लेसमेंट एक्स, ठीक है। ये गिवन है 5, 10, 15 और इधर है 20, ठीक है। और इधर है 20 और इस तरफ है 10। फोर्स है न्यूटन में और डिस्प्लेसमेंट है मीटर में, ठीक है। तुमसे पूछा गया फाइंड कोऑर्डिनेट ऑफ एक्स व्हेन टोटल वर्क डन बाय फोर्स एफ विल बी 0। करो सॉल्व। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ एक्स व्हेन टोटल वर्क डन बाय फोर्स एफ विल बी 0। करो ट्राई। इजी क्वेश्चन है, इस टाइप का क्वेश्चन अपन ने काइनेमेटिक्स में भी किया था।
डिफरेंट डिफरेंट आंसर्स बता रहे हो सभी। 400/3, 460/3, अलग अलग आंसर्स आ रहे हैं। 10√2। देखो कैसे सॉल्व करेंगे, एक बार करता हूँ सॉल्व में। देखना ध्यान से। मुझे टोटल एरिया 0 करना है। इसका सिंपल एक लाइन का कॉन्सेप्ट बताऊं तो टोटल एरिया मुझे क्या करना है, 0। तो एक तो मुझे एक तो एरिया इधर का दिख रहा है, देखना इधर, ये वाला एरिया है। उसके बाद जो एरिया मैं ड्रॉ करूंगा ये वाला करूंगा। मुझे कैलकुलेशन भी कम करना है, ये मुझे ध्यान रखना है, ठीक है। इस एरिया की बात करूंगा। फिर मैं एरिया ड्रॉ कर रहा हूँ, इधर ट्रायंगल, छोटू सा ट्रायंगल, ठीक है। फिर इधर का एक ट्रायंगल है, ये कर रहा हूँ ड्रॉ। उसके बाद इधर का जो लार्ज एरिया है उसे अपन कवर कर रहे हैं। ये मेरा एक सिंपल डायग्राम ड्रॉ हो गया, ठीक है। 10, ठीक है। सबसे पहले देखो, इसके लिए एरिया मैं A1 मान लेता हूँ, इसके लिए एरिया A2, इसके लिए एरिया A3, A4 और इधर A5, ठीक है। पहले मैं A1 सॉल्व करूंगा। A1 कितना होगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। सॉल्व करोगे कितना आएगा, 50। A2 सॉल्व करेंगे तो A2 कितना आएगा, देखो 10 इंटू 10, 100 आएगा। A3 सॉल्व करें तो कितना आएगा, हाफ इंटू 5 इंटू 10, ठीक है। तो इधर से आ जाएगा 25। एंड A5 की बात, अच्छा A4 भी है, A4 पहले कर लेते हैं। तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो ये भी कितना आएगा, 25। अब A5 की बात करते हैं। तो A5 में ये जो कोऑर्डिनेट है इसे y मानेंगे और ये जो कोऑर्डिनेट है इसे x मानेंगे। तो यदि मैं tan थीटा इक्वेट करूं तो tan थीटा मुझे दिख रहा है 10/5, ध्यान से देखो। तो y/x लिख सकता हूँ क्या, तो यहाँ से मुझे क्लियरली दिखा y किसके बराबर है, 2x के बराबर है। अच्छा A5 का एरिया मैं क्या लिखूंगा बताओ, हाफ इंटू वाई इंटू एक्स। तो यहाँ से y की जगह मैं 2x रख सकता हूँ, तो 2x स्क्वायर हो जाएगा। कुल मिला के देखा जाए तो x स्क्वायर है, राइट। A5 का एरिया किसके बराबर है, एक्स स्क्वायर है। इसका मतलब सिंपल है कि एक्स स्क्वायर बराबर होगा इन सभी एरिया के समेशन के। तो 50 प्लस 100, 150। इधर से आएगा 200, ध्यान से देखो। एक्स स्क्वायर 200 आया है क्या तुम सभी का। तो यहाँ से x मैं क्लियरली देख सकता हूँ कि 10√2 है। तो ये जो 10√2 है ना, वो ये डिस्टेंस है, तुम्हारा कोऑर्डिनेट नहीं है, समझो ध्यान से। तुमने तो ये डिस्टेंस अभी तक सॉल्व किया, तुमसे क्या पूछा गया, कोऑर्डिनेट ऑफ x। इसका मतलब तुम्हें यहाँ से यहाँ तक की दूरी चाहिए होगी, डिस्टेंस चाहिए होगा। तो x बराबर क्या लिखोगे, 20 प्लस 10√2, ये तुम्हारा फाइनल आंसर होगा। 20 प्लस 10√2 मीटर। एक बार देखो समझो, किसी को कोई डाउट है तो बताओ, बहुत आसान सा सवाल था। डाउट्स बताओ, समझ में आ गया हो ये, इसका मैसेज करो। सभी को मैसेज करना है। ओके, तो अब ये देखो, इस टाइप के क्वेश्चन में अब मिस्टेक मत करो, है ना। काइनेमेटिक्स में भी अपन ने सेम इसी टाइप का क्वेश्चन सॉल्व किया था, याद हो तो। y एक्सिस पे वेलोसिटी दिया था और x एक्सिस पे टाइम गिवन था। तुमसे पूछा गया था कि फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ टाइम व्हेन द पार्टिकल कम्स टू इट्स स्टार्टिंग पॉइंट। तो स्टार्टिंग पॉइंट पे वापस बुलाना था, इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट जीरो करा था अपन ने। ऊपर का एरिया पॉजिटिव, नीचे का एरिया नेगेटिव। तो दोनों एरिया को ऐड करके 0 के बराबर किया था। तो सेम इसी टाइप का क्वेश्चन किया था, याद हो तो तुम्हें। और सेम आज भी अपन वैसा ही क्वेश्चन कर रहे हैं, फिर भी अपन मिस्टेक करते हैं, तो ये देख लेना, है ना। सिर्फ एक स्टूडेंट का आंसर सही है, सौम्या का भी आंसर सही था, बट उसने लास्ट स्टेप में मिस्टेक कर दी।
चलो आगे बढ़ते हैं। देखते हैं अब आगे अपन कुछ पॉइंट्स लिख लेते हैं। कुछ पॉइंट्स लिखवा रहा हूँ, ध्यान से लिखना, स्टार मार के देखे लिखो तो पॉइंट। फर्स्ट पॉइंट लिखना, लिखो फॉर अ पर्टिकुलर डिस्प्लेसमेंट वर्क डन बाय अ फोर्स। फर्स्ट पॉइंट लिखना, फॉर अ पर्टिकुलर डिस्प्लेसमेंट वर्क डन बाय अ फोर्स for a particular displacement, work done by a force is independent of type of motion, is independent of type of motion. Whether it moves with constant velocity, comma, acceleration or retardation. Whether it moves with constant velocity, comma, acceleration or retardation. सर कांस्टेंट वेलोसिटी के बाद Acceleration or retardation. Constant velocity, acceleration और retardation. देखना, इसे मैं एक एग्जांपल से समझा रहा हूँ। सपोज करो कोई पार्टिकल के लिए वेलोसिटी इस तरफ है एंड फोर्स मैंने इधर अप्लाई किया है, ठीक है। तो होगा क्या कि सपोज करो कि इस पार्टिकल का पाथ कुछ इस तरीके से होता है और फिर अपन इसे इस तरीके से मान लो, कुछ एक रैंडम सा पाथ मान लेते हैं इसको, इस तरीके से मत मानो, किसी और डायरेक्शन से ऐसा है मान लो, एंड इसका पाथ कुछ ऐसा है, फिर बाद में ऐसा हो गया, इस तरीके से अपन समझते हैं सिंपल। फोर्स एफ कंटिन्यूसली लगी रहा है, ठीक है। तुम्हें क्या बताया गया कि जो वर्क डन होता है वो उसके पाथ पे डिपेंड नहीं करता, वो सिर्फ उसके इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे डिपेंड करता है। सपोज करो जैसे मैंने अब उसका वेलोसिटी इस तरीके से और इस तरीके से मूव करा और मैंने इस पे फोर्स ऐसे अप्लाई किया हुआ, सपोज करो। तो यदि मैं तुम्हें टेक्निकली यदि मैं तुम्हें समझाऊं तो वर्क डन किसके बराबर होता है, एफ इंटू डी एक्स की। यदि मैं इंटीग्रेशन से बात करूं तो ये आता कैसे ये भी बता देता हूँ। सपोज करो यहाँ पे मैं एक छोटा सा डीएस डिस्प्लेसमेंट मानता हूँ, डीएस। तो इस डीएस डिस्प्लेसमेंट के लिए जो वर्क डन होगा उसका मैं W1 कहता हूँ, इसे DS1 कहता हूँ। तो इसके लिए अपन क्या लिखेंगे, एफ डॉट DS1 यही लिखेंगे। ऐसे अपने पास बहुत सारे वर्क डन है ना, DW2, तो इसे अपन लिखेंगे इंटू DS2, इस तरीके से लिखते जाएंगे सपोज करो। तो इस तरीके से अपने पास DWN जो आएगा वो क्या आएगा, F इंटू DSN। अब इन सभी वर्क डन को अपन ऐड करेंगे तो नेट DW बनेगा, और इधर क्या बनेगा, F इंटू DS1, F इंटू DS2, फिर F इंटू DS3 डॉट डॉट डॉट, है ना। अब दोनों तरफ इंटीग्रेट करें क्योंकि अपने को समेशन करना है और इंटीग्रेशन का मतलब ही होता है समेशन। तो वर्क डन क्या आया देखो, फोर्स को मैं चाहूँ तो बाहर निकाल सकता हूँ, कांस्टेंट फोर्स है, डीएस है, समझना ध्यान से। तो ये जो डीएस है बेसिकली DS1 DS2 DS3, इस टर्म को तुम ध्यान से देखो, ये टर्म तुम्हारा पढ़ा हुआ है। इस टर्म की जगह ना मैं डायरेक्ट इधर एक लाइन ज्वाइन करके और इसे मैं डीएस कह के इसे रिप्लेस कर सकता हूँ। लॉ ऑफ पॉलीगन याद आ रहा है क्या तुम्हें? यस सर। याद करो, बहुत सारे वेक्टर्स को अपन यस सर ऐड करते हैं, याद आ रहा है क्या? तो लॉ ऑफ पॉलीगन से अपन लिख सकते हैं वर्क डन इक्वल्स टू एफ डॉट डीएस का इंटीग्रेशन डायरेक्ट, है ना, समझ रहे हो तुम? तो ये कहने का मतलब है कि तुम चाहे फोर्स अप्लाई करो तो उसके मोशन पे डिपेंड नहीं करता है, ये एक्सेलरेटेड है रिटार्डेशन कुछ से भी उससे मतलब नहीं है, मुझे क्या चाहिए, इनिशियल और फाइनल पोजीशन, है ना, उसी पे डिपेंड करता है। समझ में आया क्या तुम्हें? जो तुमने अभी पॉइंट लिखा, फॉर अ पर्टिकुलर डिस्प्लेसमेंट वर्क डन बाय अ फोर्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ टाइप ऑफ मोशन वेदर इट्स मूव कांस्टेंट वेलोसिटी एक्सेलरेशन, और आल्सो अपन पाथ से भी बात कर सकते हैं कि पाथ पे भी डिपेंड नहीं करता, लेकिन ऐसा नहीं कि सभी फोर्स पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा, कुछ कुछ फोर्स जिसको अपन कंजर्वेटिव फोर्स बोलेंगे उसके लिए अपन ये डील करना है।
क्या तुम्हें समझ में आया? क्या इसे नोट नहीं करना है, बस तुम्हें समझाने के लिए मैंने बताया हूँ। यस सर। समझ में आया हो तो यस का मैसेज करो। चलो नेक्स्ट देखेंगे। समझ में आ गया हो यस का मैसेज करो। हाँ, नेक्स्ट पॉइंट लिखना। लिखो, अ फोर्स इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम रेफरेंस फ्रेम। लिखो नेक्स्ट पॉइंट, अ फोर्स इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम रेफरेंस फ्रेम। A force is independent from reference frame, but its displacement depends on but its displacement depends on frame. Its displacement depends on frame, so that work done by a force so that work done by a force is frame dependent is frame dependent देखो इसका क्या मतलब है, ध्यान से समझना। पहले तो अपन जिस फोर्स की बात कर रहे हैं ना, ये फोर्स अपना खुद का इंटरनल फोर्स है। जैसे मैं अभी किसी पे 20 न्यूटन का फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ, तो मैं ही किसी दूसरे फ्रेम में चला जाऊं और उस फ्रेम में 20 न्यूटन का फोर्स अप्लाई करूं, इसका ये मतलब है जिस फोर्स की अपन बात कर रहे हैं। ठीक है, तो देखो सिंपल समझ में आता है कि जैसे सपोज अभी मैं ग्राउंड पे 20 न्यूटन का फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ, तो हो सकता है लिफ्ट में भी 20 न्यूटन का फोर्स अप्लाई करूँ, सिंपल समझो। बट डिस्प्लेसमेंट दोनों केस के लिए अलग अलग होगा, है ना। डिस्प्लेसमेंट फ्रेम पे डिपेंड करता है, फोर्स भी फ्रेम पे डिपेंड करता है, समझना। लेकिन यहाँ पे मैं कौन से फोर्स की बात कर रहा हूँ, मैं खुद खुद की वजह से फोर्स की बात कर रहा हूँ। ठीक है, ये ध्यान से समझ लेना। तो सिंपल अपन समझे, जैसे सपोज करो एक ऑब्जेक्ट है, जैसे अपन ने लिफ्ट में प्लेस कर दिया है। अब तुम यहाँ से बैठ के देखो और यहाँ से बैठ के देखो, दोनों केस में डिस्प्लेसमेंट तो अलग अलग दिखेगा ना, समझ रहे हो तुम। इस केस से अपन कहेंगे कि वर्क डन जीरो है, बट इस केस से तो वर्क डन जीरो नहीं है, इसका मतलब। और ये वर्क डन जीरो और नॉन जीरो किस पे डिपेंड कर रहा है? डिस्प्लेसमेंट पे, क्योंकि मैं क्लियरली दिख रहा हूँ कि इधर से मुझे डिस्प्लेसमेंट दिख रहा है और इस वाले फ्रेम से मुझे डिस्प्लेसमेंट नहीं दिख रहा। तो कहने का मतलब वर्क डन फ्रेम पे डिपेंड कर रहा है ना। या फिर यूं कहूँ कि डिस्प्लेसमेंट फ्रेम पे डिपेंड कर रहा है, जिसकी वजह से वर्क डन भी फ्रेम पे डिपेंड कर रहा है। क्या तुम्हें ये पॉइंट समझ में आया क्या? यस सर। किसी को कोई डाउट है क्या? ये जो दो पॉइंट्स मैंने लिखा है अभी तक। चलो आगे बढ़ेंगे अब। नेक्स्ट आगे लिखो, वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स। वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स। वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स, देखना। देखो वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स एक्सप्लेन कर रहा हूं। सबसे पहले तो स्प्रिंग का एक डायग्राम ड्रॉ कर देता हूं। ये स्प्रिंग अपने अभी नेचुरल लेंथ में। नेचुरल लेंथ का क्या मतलब है? इलोंगेशन, कंप्रेशन कुछ भी नहीं है, ठीक है। एक और डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूं जिसपे मैंने स्प्रिंग को इलोंगेट किया है, ऐसे।
और इस पे फोर्स कितना अप्लाई करा, एफ। ठीक है, तो देखो ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को अपन कहेंगे पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, जिसकी बात अपन ने स्टार्टिंग में करा था, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। यहाँ पे अपन किसकी बात करेंगे, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। क्यों, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट किस में देखा गया है, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन में। तो क्लियरली देख सकते हो कि ये जो डिस्प्लेसमेंट में एक्स लिख रहा हूँ, ये किसकी वजह, ये कौन से पॉइंट में डिस्प्लेसमेंट है, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन में। ठीक है, अच्छा, इस पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन का यदि मैं एफ बी डी ड्रॉ करता हूँ, तो आगे तो एक फोर्स एफ लगेगा और पीछे एफ एफ एस लगेगा, कि स्प्रिंग फोर्स। सोच के देखो, यदि मैंने इसे स्लोली, बहुत स्लोली से पुल किया है, तो क्या मैं कह सकता हूँ कि एफ बराबर होगा एफ एस के, क्योंकि नेट एक्सेलरेशन तो आएगा नहीं। और वैसे भी नेट एक्सेलरेशन नहीं आया, इसका मतलब कि एफ और एफ एस क्या है, बराबर। इसमें डाउट नहीं होगा। और तुम्हें यह भी पता है कि ये जो एफ है वो बेसिकली एक्सटर्नल फोर्स है, राइट। तो एक्सटर्नल फोर्स यदि मैं लिखना चाहूँ तो मैं लिख सकता हूँ के एक्स। क्यों, क्योंकि स्प्रिंग फोर्स तो के एक्स के बराबर होता है। ये सिर्फ मैं मैग्नीट्यूड लिख रहा हूँ क्योंकि डायरेक्शनल काम मैंने ऑलरेडी कर लिया हुआ है, राइट। ठीक है, तो एफ एक्स किसके, मतलब एफ एक्सटर्नल किसके बराबर है, के एक्स के। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। अच्छा, अब मैं जानना चाहता हूँ वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, समझना। तो मैं वर्क डन बाय एक्सटर्नल लिखना चाहता हूँ। मुझे यहाँ दिख रहा है कि वेरिएबल फोर्स होने वाला है। क्यों वेरिएबल फोर्स होने वाला है, क्योंकि एक, जैसे जैसे तुम इलोंगेट करोगे वैसे वैसे चेंज होगा। तो जो स्प्रिंग फोर्स है वो वेरिएबल फोर्स है, और वेरिएबल फोर्स की वजह से जो अपन वर्क डन निकालते हैं, कैसे निकालते हैं, इंटीग्रेशन से निकालते हैं। तो यहाँ पे सिंपल एफ एक्सटर्नल इंटू डी एक्स आ जाएगा। इसे अपन सॉल्व करें तो के एक्स इंटू डी एक्स आएगा। और सिमिलरली ध्यान से देखना क्या, तो इसका इंटीग्रेशन होगा के एक्स स्क्वायर बाई टू। सपोज करो अभी इनिशियल इलोंगेशन है एक्स इनिशियल, बाद में हो गया एक्स फाइनल। तो इसका मैं फाइनल कैलकुलेशन लिखूं तो एक्स फाइनल का स्क्वायर माइनस इनिशियल का स्क्वायर, ये वाला टर्म बनेगा। समझ में आया क्या तुम्हें। तो ये मैंने वर्क डन बाय एक्सटर्नल लिखा है, स्प्रिंग नहीं लिखा है, अभी मैंने वर्क डन बाय एक्सटर्नल लिखा है। ये जल्दी से नोट कर लो, इस तरीके से नोट करना है ना, ऐसे। पहले डायग्राम ड्रॉ करो और नीचे का जो एक्सप्रेशन है वो लिख लो। नोट कर लेना, डन का मैसेज कर देना। अभी तक अपन ने वर्क डन बाय एक्सटर्नल सॉल्व किया, अब अपन वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स सॉल्व करेंगे।
देखना देखना ध्यान से, यदि तुम डायग्राम को एक बार फिर से देखो तो तुम्हें समझ में आएगा कि स्प्रिंग फोर्स किधर है, पीछे की तरफ, डिस्प्लेसमेंट किधर है, आगे की तरफ। तो ऑलरेडी समझ में आता है कि इसमें एक नेगेटिव साइन आएगा। और वैसे भी यदि तुम टेक्निकली भी सॉल्व करो तो स्प्रिंग फोर्स अपन वेक्टर फॉर्म में क्या लिखते हैं, माइनस के एक्स, याद होगा, है ना। तो मैं यहाँ से वर्क डन बाई स्प्रिंग फोर्स लिखना चाहूँ, समझना, वर्क डन बाई एफ एस मतलब स्प्रिंग फोर्स, ठीक है। इस नीचे लिखो, वर्क डन बाई स्प्रिंग फोर्स क्या लिखेंगे बताओ, माइनस के एक्स इंटू डी एक्स, सही है ना। इसका इंटीग्रेशन कितना होगा, माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर। लिमिट क्या क्या रखेंगे बताओ, एक्स इनिशियल से एक्स फाइनल, तो यहाँ पे आएगा माइनस हाफ के एक्स फाइनल का स्क्वायर माइनस हाफ के एक्स इनिशियल का स्क्वायर। ध्यान से देखना, सपोज मैं मानता हूँ कि एक्स इनिशियल 0 है, मतलब इनिशियली स्प्रिंग इलोंगेटेड नहीं था, इनिशियली स्प्रिंग नेचुरल लेंथ में है। तो क्या मैं कह सकता हूँ कि वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स जो है वो बेसिकली कितना होगा, हाफ के, और एक्स फाइनल को मैंने सिंपली एक्स मान लिया, तो ये हाफ के एक्स स्क्वायर के बराबर होगा। ये टर्म तुम्हें याद रखना है, ये बेसिक, ये ना माइनस साइन अपन बहुत बार मिस कर देते हैं। तो वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स में माइनस साइन आता है, क्यों आता है, वैसे तुम लॉजिकली भी सोच सकते हो, फोर्स है आगे की तरफ, एक्सटर्नल फोर्स, बट स्प्रिंग फोर्स किधर है, पीछे की तरफ, डिस्प्लेसमेंट है आगे की तरफ, तो दोनों के बीच एंगल कितना, 180, तो वर्क डन तो नेगेटिव आएगा ही। क्या तुम समझ पाए। तो वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स कैसा होगा, नेगेटिव, और कितना होगा, हाफ के एक्स स्क्वायर। ये तब होगा जब इनिशियल इलोंगेशन 0 के बराबर है, नोट करना। नोट कर लेना, डन का मैसेज कर देना। देखना, अब एक क्वेश्चन, अच्छा एक पॉइंट तुम इसमें ये भी नोटिस कर सकते हो कि वर्क डन बाय जो एक्सटर्नल फोर्स है ना, वो नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स है। दिख रहा है क्या, वर्क डन बाय एक्सटर्नल जो है वो नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय स्प्रिंग है, ये भी नोट कर लेना। वर्क डन बाय एक्सटर्नल इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स। देखना, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। फाइंड आउट वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्स, लिखना क्वेश्चन, फाइंड आउट वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्स to slowly extend the spring from x to 4x. Slowly extend the spring from x to 4x. एक बार क्वेश्चन फिर रिपीट कर रहा हूँ, फाइंड आउट वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्स to the slowly extend the spring from x to 4x.
ओके 15/2 के एक्स स्क्वायर, ठीक है देखते हैं। हम्म 15/2 के एक्स स्क्वायर बिल्कुल सही। देखो एक बार सॉल्व कर देता हूँ। एक सिंपल अपने पास स्प्रिंग है, इस पे मैंने फोर्स एफ अप्लाई किया है, ठीक है। इनिशियली इसमें एक्सटेंशन एक्स है, तो इनिशियल एक्सटेंशन एफ एक्स है, तो सिंपल एक्सटर्नल फोर्स अपन के एक्स तो कह सकते हैं ना, सही है। तो k इंटू एक्स इंटीग्रेशन के साथ जाएगा x इनिशियल x से 4x तक, बस इसी को सॉल्व करना है। के एक्स स्क्वायर बाई टू, लिमिट x से 4x रखोगे तो यहाँ से आएगा के एक्स स्क्वायर बाई टू, के बाई टू बाहर निकाल लेंगे और इधर से आएगा 16x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, बस आंसर है 15 के एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई टू। किसी को कोई डाउट है क्या इस क्वेश्चन में? अब नेक्स्ट पॉइंट लिखना, नेक्स्ट हेडिंग वर्क डन बाय टेंशन फोर्स। ये क्वेश्चन में किसी को डाउट तो नहीं है ना, बहुत आसान है। नेक्स्ट वर्क डन बाय टेंशन फोर्स। वर्क डन बाय टेंशन फोर्स। देखो तुम्हें पावर मेथड याद आ रहा होगा न्यूटन्स लॉ में, तुम्हें ये बताया गया था कि टोटल वर्क डन बाय स्ट्रिंग कितना होता है, 0, याद है ना। अब वो अपन यहाँ पे चेक करेंगे, कैसे देखना, ये 2 किलोग्राम का सपोज करो, ये 3 किलोग्राम का है। अपने से पूछा गया फाइंड नेट वर्क डन, W नेट ड्यू टू टेंशन फोर्स। देखो कैसे सॉल्व करेंगे, सिंपल समझ में आता है, ड्यूरिंग या आफ्टर 5 सेकंड या 2 सेकंड कह दो, आफ्टर 2 सेकंड, ठीक है। तो सबसे पहले तो मुझे एक्सेलरेशन सॉल्व करना होगा, तो एक्सेलरेशन कितना होगा, 30 - 20, देखना 30 - 20 डिवाइड बाई 5, क्या 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आएगा क्या एक्सेलरेशन, ठीक है। अब जैसे 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आया एक्सेलरेशन, तो डिस्प्लेसमेंट सॉल्व करेंगे, एस इक्वल टू हाफ ए टी स्क्वायर, ए है कितना 2 और टाइम है कितना 2 का स्क्वायर, इसे कैंसिल होगा और यहाँ पे 4 आया। ध्यान से देखना, यदि मैं इस ब्लॉक के लिए एफबीडी ड्रॉ करता हूँ तो टेंशन इस पे ऊपर लगा है, इसका डिस्प्लेसमेंट किधर होगा, ऊपर की तरफ। अच्छा इस पर्टिकुलर के लिए मैं वर्क डन सॉल्व करूँ इस 2 किलोग्राम पे, तो मैं क्या लिखूंगा, टी इंटू डिस्प्लेसमेंट, और दोनों सेम डायरेक्शन में है तो वर्क डन कैसा होगा, पॉजिटिव। तो मैं यहाँ पे पहले टेंशन सॉल्व कर लेता हूँ, ध्यान से देखना, टी ऊपर लगेगा, नीचे कितना 20 और ऊपर है एक्सेलरेशन ए, क्या लिखेंगे, T - 20 इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, तो टेंशन आ जाएगा 24 न्यूटन, ठीक है। तो यहाँ से आएगा 24 × 4 यानी कि 96 जूल आया पॉजिटिव वर्क डन ब्लॉक ए पे, सपोज करो इसे ब्लॉक ए मान लेते हैं तो। अच्छा सिमिलरली ब्लॉक बी के लिए मैं देखूं तो ब्लॉक बी पे टेंशन टी ऊपर लगा और डिस्प्लेसमेंट किधर है, नीचे। तो सिमिलरली इसके लिए मुझे वर्क डन दिख रहा है कितना है, 0 के बराबर, नेगेटिव के बराबर, तो माइनस टी इंटू डिस्प्लेसमेंट लिखेंगे, टेंशन है कितना 24 और डिस्प्लेसमेंट कितना होने वाला है तो 4, और यहाँ पे तुम क्लियरली देख सकते हो -96 जूल आया। तो देखो नेट वर्क डन बाय टेंशन फोर्स कितना है, 0, कैसे 96 पॉजिटिव 96 नेगेटिव, तो नेट कितना हो जाएगा 0,
और यही कॉन्सेप्ट अपन ने पावर मेथड या जीरो वर्क मेथड में पढ़ा था। याद आया है क्या तुम्हें कुछ? यस सर। नोट करना, रिकॉल कर पा रहे हो क्या? पावर मेथड या जीरो वर्क मेथड में तुम्हें यही कॉन्सेप्ट बताया गया था। नोट करो। नोट कर लेना, डन का मैसेज कर देना। देखो उसके बाद मेन हेडिंग है वर्क एनर्जी थ्योरम। लिखना वर्क एनर्जी थ्योरम। इसमें एक लाइन का स्टेटमेंट लिख सकते हो, वर्क डन बाय ऑल फोर्स या ऑल फोर्सेस, वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, और काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर होता है, इसे कुछ बताने की रिक्वायरमेंट तो है नहीं। वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इक्वल्स टू work done by all force equals to change in kinetic energy. वर्क डन बाय ऑल फोर्स इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। देखना ये सिंपल एक लाइन का कॉन्सेप्ट है, तो मैं सिंपल लिखूंगा वर्क डन बाय ऑल इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ये सिंपल एक लाइन का स्टेटमेंट है, और काइनेटिक एनर्जी तुम्हें पता है क्या होता है, तो हाफ एम वी स्क्वायर।
ठीक है, एक सिंपल क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, बहुत सिंपल क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे, देखना कैसे। सपोज करो एक बॉल है, इस बॉल को मैंने ऊपर से ड्रॉप कर दिया। अब ये बॉल नीचे की तरफ, नीचे ग्राउंड को हिट कर रही है, तो अपने से पूछा गया कि हिटिंग वेलोसिटी बताओ। जब बॉल ग्राउंड को हिट कर रही होगी उस टाइम पे हिटिंग वेलोसिटी बताओ, और ये इसने h हाइट कवर किया है। तो देखो वर्क एनर्जी कैसे, सॉरी वर्क एनर्जी थ्योरम कैसे अप्लाई करते हैं ये समझो। सबसे पहले इनिशियल और फाइनल पोजीशन फाइंड आउट करो। तो मुझे समझ में आता है कि ये जो सिचुएशन है ये इनिशियल वाला है, इनिशियल पोजीशन है, और ये सिचुएशन मेरा फाइनल पोजीशन है, ठीक है। उसके बाद पहला स्टेप क्या था, इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन को फाइंड आउट करो, कर लिया फाइंड आउट। उसके बाद कहीं बीच में ऑब्जेक्ट को मानते हुए एक एफबीडी ड्रॉ करो। तो इसमें यदि मैं एफबीडी ड्रॉ करूं तो क्या क्या करूंगा, नीचे एमजी लगाऊंगा, एक अकेला फोर्स। यदि सपोज करो मैंने एयर रेजिस्टेंस भी मानना है, एक सिंपल एग्जांपल से लेके चल रहा हूँ कि एयर रेजिस्टेंस भी है इसमें, तो सिंपल ऊपर क्या लगेगा, एफ आर का फोर्स। ऊपर एफ आर का फोर्स क्यों लगेगा बताओ, क्योंकि मुझे पता है रेजिस्टेंस फोर्स ऑपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी होगी। सिंपल समझ में आता है। तो ये दो अपने पास एफबीडी है। सपोज एफ आर जीरो मानते तो ये टर्म जीरो हो जाता, बट अपने को समझना है इसलिए मैंने एफ आर मान लिया, और इस पे और तीसरा कोई फोर्स नहीं लग रहा। तो मुझे क्या लिखना है, वर्क डन बाय ऑल फोर्स में पहला फोर्स तो क्या आ जाएगा mg, दूसरा फोर्स क्या आएगा बताओ, एयर रेजिस्टेंस, और तीसरा फोर्स तो है नहीं कुछ भी, तो मैं इसे क्या लिखूंगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ये मेरा फाइनल स्टेटमेंट बन गया, ये मेरा वर्क एनर्जी थ्योरम से स्टेटमेंट बन चुका है। अब एक एक करके सॉल्व करते हैं। सपोज करो mg, हाँ पहले mg देखो, mg किधर है, नीचे की तरफ, डिस्प्लेसमेंट किधर हुआ है, नीचे की तरफ, तो वर्क डन बाय mg कितना होगा, पॉजिटिव कितना होगा, mgh। बट एयर रेजिस्टेंस को तुम देखो तो एफ आर इंटू एच, ये नेगेटिव होगा, क्यों होगा, क्योंकि एफ आर ऊपर है, डिस्प्लेसमेंट नीचे है, इसलिए नेगेटिव होगा, या 180 डिग्री कॉस 180 डिग्री -1 होता है। चेंज इन काइनेटिक की बात करूं तो हाफ बी फाइनल, और इनिशियल तो जीरो है। तो अपने पास ये स्टेटमेंट आ गया, एम जी एच एफ आर इंटू एच इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। पहले बताओ ये तुम्हें स्टेटमेंट समझ में आया क्या जो मैंने लिखा। वर्क एनर्जी थ्योरम में बस दो पॉइंट याद रखना है, क्या क्या, तो इनिशियल फाइनल पॉइंट को फाइंड आउट करो, फिर उन दोनों के बिटवीन कहीं पे ऑब्जेक्ट को कंसीडर करो, एफबीडी ड्रॉ करो, उस एफबीडी में जितने फोर्सेस हैं उन सभी फोर्सेस की वजह से वर्क डन लिखो, और उसका समेशन चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगी, बस खत्म। क्या तुम्हें समझ में आया क्या वर्क एनर्जी थ्योरम है क्या, थोड़ा बहुत आइडिया लगा क्या, इस पे अपन कम से कम 10 क्वेश्चन करेंगे सॉल्व। अभी स्टार्ट ही हुआ है, थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट क्लियर हो पाया हो तो बताओ मुझे, इसका मैसेज करो। एक बार फिर बता रहा हूँ, वर्क एनर्जी थ्योरम काफी इंपॉर्टेंट है। वर्क एनर्जी थ्योरम से तुम डब्ल्यूपी के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, और ये काफी इंपॉर्टेंट भी है। इसमें क्या बताया जाता है, वर्क डन बाय ऑल फोर्स इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। और ऑल फोर्स अपन कैसे फाइंड आउट करेंगे, पहले इनिशियल और फाइनल पॉइंट मानो, और इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच में कहीं ऑब्जेक्ट को कंसीडर करो, उस ऑब्जेक्ट पे टोटल एफबीडी ड्रॉ करो पहले तो। एफबीडी पे जितने फोर्सेस लग रहे हैं, जितने भी फोर्सेस हो, उन सभी की वजह से वर्क डन लिखो, और उन सभी के वर्क डन का नेट चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगा, बस खत्म। ये नोट करो, फिर इस पे डिटेल में अपन एग्जांपल नेक्स्ट क्लास में करेंगे ताकि टॉपिक कंटिन्यू रहे। एक बार इसे नोट करो, और इसके जो डिटेल क्वेश्चंस हैं वो अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। होमवर्क बिगनर बॉक्स 2 अभी रहने देना, ठीक है। बिगनर बॉक्स 2 में एनर्जी के क्वेश्चन मैंने अभी देखा, वो रहने देना, लेकिन उसके सिलेक्टेड क्वेश्चन तो कर सकते हो, सिलेक्टेड करा देता हूँ। बिगनर बॉक्स 2 में कौन कौन सा क्वेश्चन करोगे तुम, रहने दो, एक ही बार अपन कंप्लीट करेंगे। पहले यहीं तक नोट कर लो, इसके आगे नेक्स्ट क्लास में करेंगे। बिगनर बॉक्स 2 तुम्हारा होमवर्क नहीं है। होमवर्क देखूंगा तुम्हें, जेई मेंस के मॉड्यूल से कुछ दिखेगा तो मैं ग्रुप पे मैसेज कर दूंगा, उसके क्वेश्चन नंबर मैसेज कर दूंगा, इन केस जेई मेंस के मॉड्यूल से कुछ क्वेश्चन होमवर्क बनेगा तो, ठीक है।
ब्रेक ले सकते हो, बाकी नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।